ऑल स्टूडेंट, पिछले वीडियो में अपन दर्पण सूत्र की परिभाषा और दर्पण सूत्र के बारे में अध्ययन किए थे। तो आज अपन दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति लेंगे। तो देखो, दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति के लिए सबसे पहले अपन को एक अवतल दर्पण लेना होगा। तो ये मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया। अवतल दर्पण का ये हो गया मुख्य अक्ष, ये इसका ओ बिंदु, ये इसका मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। और सी से परे अपन ने क्या रख दिया, एक बिंब रख दिया जिसका नाम रख दिया ए बी। ये अलग अलग स्थितियों पर अपन पढ़े थे पिछले वीडियो में। अवतल दर्पण की जो 6 स्थितियाँ पढ़ी थी ना, उनमें एक स्थिति थी कि जब बिंब सी से परे हो तो वो स्थिति अपन इसमें ले रहे हैं। अब देखो भाई, उसमें अपन प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम भी पढ़े थे। तो अपना पहला नियम था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। परावर्तित किरण कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से। और जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ये स्थिति थी अपन, जहां दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आपस में काटती हैं, वहाँ अपन को प्रतिबिंब प्राप्त होता है और जिसका नाम रख दिया बी डैश और ए डैश। क्या रख दिया भाई? बी डैश और ए डैश। अब देखो, ये अपनी आपतित किरण जहाँ अवतल दर्पण से परावर्तित हो रही है वहाँ इसको आप एल नाम दे दो। और ये जो आपतित किरण, दूसरी आपतित किरण इसमें जहाँ दर्पण को स्पर्श कर रही है वहाँ इसको अपने नाम दे दिया एम। क्या नाम दे दिया? एम नाम दे दिया। अब देखो भाई, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। दोनों क्या हैं? आपस में बराबर। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या हैं? समरूप त्रिभुज। और ये त्रिभुज आपस में क्या हैं? समरूप, क्योंकि इनमें भी ये कोण आपस में क्या हैं? बराबर। और बराबर होने का कारण क्या है? क्योंकि ये कोण कौन से हैं भाई? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब अपन इन दोनों त्रिभुजों की और इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करके दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। तो किरण आरेख में अपन यहाँ लिख देते हैं, किरण आरेख में त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज भाई? त्रिभुज ओ एम एफ। ये देखो, ओ एम और एफ। त्रिभुज ओ एम एफ व त्रिभुज ये, जैसे इसमें अपन यहाँ से ले रहे हैं ओ एम एफ, तो इसमें यहाँ से लेंगे बी ए एफ। क्या है भाई? समरूप। क्या है? समरूप। तो किरण आरेख में त्रिभुज ओ एम एफ व त्रिभुज बी एफ समरूप हैं। क्या है? समरूप। यहाँ ओ व एम इतने पास हैं। कौन सा? ये ओ और एम इतने पास हैं कि इसको अपन यहाँ भाई एक सरल रेखा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? सरल रेखा।
यहाँ अपन इसको एक सरल रेखा मान सकते हैं, इसको भी अपन एक सरल रेखा मान सकते हैं। ये पास पास हैं, तो यहाँ ओ एम इतने ओ एम इतने पास पास हैं कि इन्हें एक सरल रेखा मान सकते हैं। इस OM को अपन क्या मान सकते हैं? सरल रेखा मान सकते हैं। किसको भाई? OM को। अब अपन क्या करेंगे, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की समरूप हैं तो इनकी तुलना कर रहे हैं। देखो भाई, पहला त्रिभुज अपना क्या है? त्रिभुज OM है। इसमें अपन क्या ले रहे हैं? इसकी OM भुजा ले रहे हैं। अतः OM बटे इसकी एक भुजा ले लेते हैं OM, और इस त्रिभुज की भुजा ये ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ये कोण कितने का बन रहा है? समकोण। ये इसको सरल रेखा मान रहे हैं तो ये भी क्या बन रहा है? समकोण। दोनों में एक एक कोण समकोण है और ये दोनों कोण बराबर हैं। तो OM बटे क्या आ जाएगा? BA। OM बटे क्या आ जाएगा भाई? BA। अब इसकी दूसरी भुजा लेते हैं OF। OF बटे BF। दोनों की तुलना करते हैं, तब क्या करते हैं? OM ये भुजा ले ली और इसकी ये भुजा ले ली। OM बटे ये क्या है? BA। दूसरी भुजा ये ले रहे हैं इसकी OF, और इसकी ले रहे हैं ये BF। तो OF बटे BF। देखो भाई, OM जो OF है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को अपन क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को अपन किससे लिखते हैं? F से। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल f से। ये हो गई फोकस दूरी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को अपन क्या कहते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी। इसको क्या कहेंगे अपन? प्रतिबिंब दूरी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को अपन क्या कहेंगे? बिंब दूरी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? बिंब दूरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ जो OF भुजा है, इसको अपन दूसरे नाम से किससे जान सकते हैं? F से। किससे जान सकते हैं? F से। अब नीचे क्या है? BF। BF देखो कहाँ से है? ये तो रहा अपना B और ये रहा F। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को कोई नाम नहीं दे सकता है, नहीं दे रखा है, इसलिए अपन क्या करेंगे? BF निकालेंगे। निकालेंगे भाई BF। कहाँ से निकालें? देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अपन को दे रखा है U। क्या दे रखा है? U। यहाँ से लेकर यहाँ तक की U और यहाँ से लेकर यहाँ तक की F। अगर अपन U में से F घटा दें तो अपने पास क्या आ जाएगा? BF आ जाएगा। तो माइनस F। U में से क्या घटा दिए? F घटा दिए, तो किसका मान आ गया? BF का। चूंकि आगे देखो, वो तो दिखाई नहीं देगा, इधर आ जाओ। क्योंकि देखो ये OM है अपना, ये क्या है? OM। इसको अपन सरल रेखा मान रहे थे। ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये परावर्तित हो रही है, कहने का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या है? दोनों बराबर हैं, इसलिए OM बराबर अपन OM बराबर क्या रख सकते हैं? B डैश A डैश भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं भाई? OM बराबर B डैश A डैश। तो इसमें रख लो OM बराबर
बी डैश ए डैश बटे बी बराबर एफ बटे यू माइनस एफ। ये अपने पास एक समीकरण प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अपन इन दोनों इस त्रिभुज की तुलना हो गई। अब दूसरे त्रिभुज की तुलना कर रहे हैं भाई। तो इसी प्रकार या लिख दो, इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज ओ एल एफ। ओ एल एफ कौन सा है, ये देखो ओ एल एफ। अरे इसका समरूप कौन सा है, ये। तो इसी प्रकार त्रिभुज ओ एल एफ वह उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, जैसे इसका ओ एल एफ ले रहे हैं तो उसका लेंगे बी डैश ए डैश एफ। क्या लेंगे, बी डैश ए डैश एफ। इसी प्रकार त्रिभुज ओ एल एफ व त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ भी समरूप हैं। ये भी क्या हैं, समरूप। उन दोनों त्रिभुज की तरह इनकी भी अपन तुलना करेंगे। तो इसमें क्या लेंगे, देखो भाई इसके भुजा ले लो ओ एल, ये ओ एल, और इसकी ले लो वो बटे में बी डैश ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, ओ एफ बराबर में क्या आ जाएगा, ओ एफ बटे बी डैश एफ। त्रिभुज ये और इसकी तुलना कर रहे हैं। देखो ओ एल, जब त्रिभुज समरूप हैं तो इस भुजा के समांतर भुजा कौन सी है, ये है। तो ओ एल बटे बी डैश ए डैश बराबर ये लिया अब अपन इसकी ये ओ एफ बटे इस त्रिभुज की ये बी डैश एफ बराबर ओ एफ क्या है भाई, ओ एफ क्या है, फोकस दूरी। तो यहाँ स्मॉल एफ बटे बी डैश एफ नहीं है इसमें, तो बी डैश एफ का मान अपन को निकालना पड़ेगा। देखो ये रहा बी डैश और ये रहा एफ, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का अपन को पता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का भी अपन को पता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ बी डैश से ओ तक दूरी जो है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो प्रतिबिंब दूरी को अपन किससे लिखेंगे, वी से माइनस इसमें से एफ घटा दो, कहने का मतलब फोकस दूरी घटा दो, बी डैश एफ का मान आ जाएगा। इसलिए अब फिर यहाँ अपन क्या करेंगे भाई, वही चूंकि इसमें भी अपन ओ एल के समांतर कौन सी भुजा है, ये ओ एल है और वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो ओ एल और बी ए क्या है आपस में बराबर। तो यहाँ भी अपन लिख सकते हैं चूंकि ओ एल बराबर क्या आ गया, बी ए। ओ एल बराबर क्या आ गया, बी ए। तो देखो ओ एल की जगह बी ए लिखो, बी ए बटा बी डैश ए डैश बराबर एफ स्मॉल एफ बटे वी माइनस स्मॉल एफ। समीकरण नंबर 2, या इसको 2 नंबर मत दो, इस समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऊपर ले लो बी डैश ए डैश बटे बी ए बराबर वी माइनस स्मॉल एफ बटे स्मॉल एफ। ये आ गया अपने पास समीकरण 2। एक समीकरण ये आया था, दूसरा समीकरण ये आ गया। समीकरण 1 व
2 से। देखो समीकरण 1 और 2 की अपन तुलना करेंगे। मैं इस किरण आरेख को यहाँ से मिटा देता हूँ। समीकरण 1 क्या है अपना, यह है देखो एफ, अरे बी डैश ए डैश बटे बी ए बराबर क्या आ रहा है, एफ बटे यू माइनस एफ। और यहाँ भी आ गया बी डैश ए डैश बटे बी ए बराबर क्या आ गया, वी माइनस एफ बटे एफ। तो यहाँ अपन समीकरण 1 में से ले रहे हैं एफ बटे यू माइनस स्मॉल एफ बराबर समीकरण 2 में से ले लो यहाँ से v माइनस स्मॉल एफ बटे स्मॉल एफ। ठीक है भाई, समीकरण 1 और 2 अपन को प्राप्त हो गए थे। समीकरण 1 और 2 की अपन तुलना कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में अपने को किसके बराबर बी डैश ए डैश अपॉन बी ए बराबर प्राप्त हुआ था स्मॉल एफ बटे यू माइनस एफ बराबर वी माइनस एफ बटे एफ, ये प्राप्त हुआ था अपन को। दूसरे समीकरण में बी डैश ए डैश बटे बी ए बराबर जब अपन दोनों समरूप त्रिभुजों की तुलना किए था, तो अब अपन इनको वज्र गुणा कर रहे हैं, या तिरछा गुणा लिख दो। तो यहाँ लिख दो वज्र गुणा करने पर, तो इसको इससे गुणा करो। देखो भाई लिख दो यहाँ स्मॉल एफ गुणा स्मॉल एफ बराबर, इसको इधर ले जाओ u माइनस एफ गुणा v माइनस एफ। एफ को एफ से गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, एफ स्क्वायर बराबर इस u को इस v से करोगे तो क्या आएगा uv, इस u को f से करोगे तो क्या आएगा, और ये प्लस का है ये माइनस का है, चिन्ह आएगा माइनस का, तो क्या आ गया u f। फिर अब इस ऐप को इस v से करेंगे तो ये किसका है माइनस का, ये है प्लस का, तो ये भी आएगा माइनस का, क्या आ जाएगा v ऐप। और इस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस का, ऐप को ऐप से गुणा करेंगे तो स्मॉल ऐप ए स्क्वायर। यहाँ देखो एक बार और दोनों समीकरण की अपन तुलना कर रहे हैं। दोनों समीकरण की तुलना में इधर वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। ऐप को ऐप से गुणा किया तो ऐप स्क्वायर, u माइनस ऐप को v माइनस ऐप से गुणा करने पर अपने को प्राप्त हो गया यू वी माइनस यू ऐप माइनस वी ऐप प्लस ऐप स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो इस ऐप स्क्वायर से ये ऐप स्क्वायर दोनों तरफ दोनों प्लस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसको अपन इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं यही इनको कैंसिल कर रहा हूँ, इससे ये कैंसिल। ठीक है भाई, अब यहाँ क्या बच गया, 0 बराबर यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ। अब जो ये माइनस वाले हैं सबको प्लस करने के लिए मैं इनको इस साइड में ले जा रहा हूँ, कहने का मतलब पक्षांतर करने पर। तो इधर ले जाओ, देखो यू एफ उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस वी एफ बराबर यू वी, सब प्लस के हो गए। अब इन तीनों पदों में क्या करेंगे भाई, तीनों पदों में तो यहाँ लिख दो सभी पदों में यू वी एफ का भाग देने पर, सभी पदों में क्या करना है भाई, अपन यू वी एफ का भाग लगाएंगे। तो देखो यू एफ बटे
यू वी एफ प्लस वी एफ बटे यू वी एफ बराबर यू वी बटे यू वी एफ। अब देखो जो ऊपर से नीचे वाली राशि जो कट रही है उनको काट दो। यहाँ यू एफ से क्या कट रहा है भाई, यहाँ देखो यू एफ से कट रहा है यू और एफ, यहाँ वी एफ से कट रहा है वी एफ और यहाँ यू वी से कट रहा है यू वी। अब यह अपने पास बच क्या गया, ऊपर बचा एक, नीचे बच गया v प्लस ऊपर बच गया एक और नीचे बच गया u बराबर ऊपर बच गया एक और नीचे बच गया स्मॉल एफ। क्या बच गया भाई, स्मॉल एफ। और आइए अपने दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति हो गई। यही अपना दर्पण सूत्र था, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ स्मॉल एफ। ये अपने दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति हो गई है भाई। देखो बच्चों एक बार और देख लो। वैसे किरण आरेख मैंने मिटा दिया। किरण आरेख अपन वो लिए थे कौन सा, जब अवतल दर्पण में अपन बिंब को सी से परे या अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य में रखे थे, उस स्थिति का किरण आरेख अपन ने बना लिया। किरण आरेख में एक आपतित किरण थी, उस आपतित किरण का अपन ने नाम दे दिया एल और बिंब को नाम दिया था ए बी, और दूसरी जो आपतित किरण होती है उसको अपन ने नाम दे दिया ए एम, और जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था उसका नाम था बी डैश ए डैश। तो इस किरण आरेख में दो त्रिभुज आपस में क्या थे, समरूप थे। तो उन समरूप त्रिभुजों की अपन ने तुलना की थी। तुलना करने पर अपन को दो त्रिभुजों की तुलना करने पर एक समीकरण पहला ये प्राप्त हुआ था जिसमें आया था बी डैश ए डैश बटे बी ए बराबर एफ अपॉन यू माइनस एफ। इसी प्रकार दूसरे दो समीकरण उसमें किरण आरेख में समरूप थे। जैसे इसी प्रकार त्रिभुज ओ एल एफ व बी डैश ए डैश एफ भी समरूप हैं। इसमें से अपन ओ एल भुजा ले लिए, इसमें से आप बी डैश ए डैश भुजा लो। ओ एल बटे बी डैश ए डैश बराबर ओ एफ, बार वाली भुजा लो आप, ओ एफ बटे बी डैश एफ बराबर ओ एफ क्या है, फोकस दूरी। तो इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं, एफ लिख दो, और बी डैश एफ उसमें अपन निकाल लेंगे क्योंकि बी डैश और एफ का कोई मान नहीं है। प्रतिबिंब दूरी में से अगर अपन फोकस दूरी घटाएंगे तो बी डैश एफ बच जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा वी माइनस एफ। चूँकि ओ एल और बी ए दोनों क्या हैं, समान है, इसलिए ओ एल की जगह अपन बी ए भी रख सकते हैं। तो बी ए बटा बी डैश ए डैश बराबर क्या आ गया अपने पास, एफ अपॉन वी माइनस एफ। इसको अपन उल्टा करके भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब बी डैश ए डैश को ऊपर ला सकते हैं, इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ भी ये नीचे वाली राशि ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। दूसरा तरीका ये भी है कि इसको अपन यहाँ भी ले जा सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ ले जा सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं। तो इसको यहाँ लाते ही ये आ जाएगा बी डैश ए डैश और बटे में आ जाएगा बी ए, और ऊपर ये राशि यहाँ गई तो वी माइनस एफ बटे एफ ये आ जाएगा। ये आ गया अपने पास समीकरण 2। समीकरण 2 1 व 2 की तुलना करें अपन, या समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में अपन को मान प्राप्त हुआ था एफ बटे वी माइनस एफ, और 2 में प्राप्त हो गया वी माइनस एफ बटे एफ। इनको अपन तिरछा गुणा या वज्र गुणा करेंगे तो अपन को प्राप्त हो रहा है एफ स्क्वायर बराबर यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ प्लस एफ स्क्वायर। प्लस एफ स्क्वायर से प्लस एफ स्क्वायर कैंसिल, अपने पास बच गया यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ बराबर 0। अब ये जो माइनस वाले मान हैं सबको प्लस में करने के लिए इनको अपन उस साइड में ले जा रहे हैं। तो यू एफ प्लस वी एफ बराबर यू वी, और सभी पदों में अपन यू वी और एफ का भाग लगा देते हैं। तो यू एफ में यू वी का भाग लगाया, वी एफ में यू वी एफ का भाग लगाया, यू वी में भी यू वी एफ का भाग लगाया। तीनों पदों में अपन यू वी एफ का भाग लगा दिए तो अपन को प्राप्त हुआ 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f।
जिसे ही अपन दर्पण सूत्र कहते हैं। क्योंकि ये 3 राशियां हैं, फोकस दूरी, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और इन तीनों दूरियों में जो संबंध होता है उस संबंध को ही अपन दर्पण सूत्र कहते हैं। तो दर्पण सूत्र की परिभाषा और दर्पण सूत्र मैंने पिछले वीडियो में लिखवा दिया था, और इसमें ये दर्पण सूत्र की उत्पत्ति हो गई भाई। अब अपन अगला टॉपिक लेते हैं, दर्पणों के उपयोग। भाई इन दर्पणों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो इनके उपयोग क्या हैं। अगला टॉपिक, हाँ, दर्पणों के उपयोग। देखो भाई, पहला दर्पण, अरे दर्पण 2 प्रकार के थे ना, तो पहला दर्पण हो गया अवतल दर्पण। तो एक एक दर्पण के उपयोग ले रहे हैं। अवतल दर्पण के उपयोग, या इसको आप इनाम दे दो या कह दे देता हूँ। ये हो गया पहला दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग। देखो दर्पण के बारे में अपन को खूब जानकारी हो गई, तो अब बहुत से अपन को ये भी पता चल गया कि इन दर्पणों का उपयोग क्या होता है। अवतल दर्पण, टॉर्च देखिए आपने, किसॉन टॉर्च मान लो, सेल वाली टॉर्च मान लो, सर्च लाइट मान लो, और जो अपने वाहन होते हैं उन वाहनों के अग्रदीप या हेडलाइट, वो ले, इन सब में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, तो उनसे अपन को शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। किससे भाई, अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण से समांतर शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने के लिए टॉर्च में, सर्च लाइट में, और वाहनों की हेडलाइट या उसको हिंदी में कहते हैं अग्रदीप, उनमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मैं लिख रहा हूं पहला उपयोग, पहला उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइट, वाहनों के अग्रदीपों में शक्तिशाली, क्या भाई, शक्तिशाली किरणपुंज, शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है भाई, शॉर्ट में अपन कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। लेकिन कई बार अपनी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि इनमें क्यों किया जाता है, तो क्यों का आंसर ये है भाई, शक्तिशाली। क्यों का मतलब क्या हो गया, शक्तिशाली। क्यों का मतलब हो गया शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऐसे अपन इसका आंसर दे सकते हैं।
देखो दूसरा उपयोग, कई बार आप भी कटिंग करवाने के लिए हेयर ड्रेसर के पास गए होंगे, तो वहाँ जो शेविंग दर्पण होता है दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं, उस दर्पण में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का क्यों करते हैं? क्योंकि इससे जो भी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं भाई, बड़े होते हैं। तो दूसरा उपयोग हो गया शेविंग दर्पण के रूप में शेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। ठीक है भाई, ये हो गया दूसरा उपयोग। दूसरे में भी शॉर्ट में तो अपन कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में करते हैं, लेकिन वही ऐसे भी पूछ ले कि अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, तो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। जैसे शॉर्ट में तो अपन कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में या दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो तीसरा उपयोग हो गया दांतों के डॉक्टर या चिकित्सक, दांतों के डॉक्टर दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं भाई। चौथा उपयोग सैटेलाइट डिश एंटीना में। चौथा उपयोग क्या है? सैटेलाइट डिश एंटीना। सैटेलाइट डिश एंटीना में अवतल दर्पण का सैटेलाइट डिश एंटीना में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक उपयोग हो रहा है भाई। पांचवा उपयोग है अवतल दर्पण का सौर चूल्हों में। किसमें? सौर चूल्हों में प्रकाश किरणों को
एक प्रकाश किरणों को एक स्थान या एक जगह पर, एक स्थान पर केंद्रित करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखो भाई, कई बार बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखो। कोई 2 उपयोग लिखो ऐसे पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेता है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखो। जब 2 ही पूछे तो 2 लिख दो, पहला और दूसरा। और जब 2 न पूछ के ये पूछे कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखो तो 5 लिख दो। सरल सी बात है, एक बार और देख लो। शॉर्ट में आप देखो, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट और हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में। दूसरा है सेविंग दर्पण के रूप में, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। तीसरा है दांतों के डॉक्टर, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। चौथा है सैटेलाइट डिश एंटीना में अवतल दर्पण का, वही प्रकाश किरणों को सैटेलाइट डिश एंटीना में भी क्या करेगा? प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित करेगा। तो सैटेलाइट डिश एंटीना में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और 5वां है सौर चोलों में प्रकाश किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये भाई अवतल दर्पण के महत्वपूर्ण या मुख्य उपयोग हैं। अब अपन उत्तल दर्पण के उपयोग ले रहे हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग, इसके उपयोग अवतल दर्पण के उपयोग, सॉरी उत्तल दर्पण के। देखो, उत्तल दर्पण का पहला उपयोग क्या होगा और महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसे अवतल दर्पण का पहला उपयोग वाहनों की हेडलाइट में, कहने का मतलब गाड़ी के आगे जो लाइट लगती है उनको कहते हैं हेडलाइट या अग्रदीप, उनमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता था। लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण का, तो इसमें भी पहला उपयोग अपन वाहनों से संबंधित ले लेते हैं। कहने का मतलब उत्तल दर्पण का पहला उपयोग हो गया साइड मिरर या पीछे का दृश्य देखने के लिए, जिसका नाम है पश्च दर्शय दर्पण। कौन सा? पश्च दर्शय दर्पण। और पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे गाड़ी वाले साइड में पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या पीछे से कुछ भी वाहन आ रहा है, तो उसका दृश्य देखने के लिए दोनों साइडों में 2 गिलास लगाते हैं, जिन्हें अपन पार्श्व दर्पण कहते हैं। और पीछे का दृश्य देखने के लिए एक गाड़ी में, जैसे आपने देखा होगा जो 4 व्हीलर होती हैं, उनमें अपने एक शीशा गाड़ी के बीचों बीच सामने आगे वाले सीट के बीच में ऐसे लगा हुआ होता है, उसमें पीछे का दृश्य दिखता है, जिसे अपन पश्च दर्शय दर्पण कहते हैं। तो इसमें लिखो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दर्शय दर्पण, वाहनों में पश्च दर्शय दर्पण व पार्श्व दर्पण व पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। क्योंकि भाई अपन इनकी स्थितियां पढ़े थे, उत्तल दर्पण से अपन को जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो एक तो सीधे बनते हैं, कहने का मतलब आभासी और सीधे, और पीछे से जो भी वाहन आ रहा है वो अपन को सीधा दर्पण में दिखाई देगा, तभी अपन उसकी वास्तविक पहचान करेंगे। दूसरा एक और है, अगर भाई इसमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो बिंब से छोटे होते हैं, तो चाहे बिंब कितना ही बड़ा हो
उसका पूर्ण प्रतिबिंब अपन को उत्तल दर्पण में दिखाई देगा। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्वदर्शी दर्पण व पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग लो भाई इसका। दूसरा उपयोग, जैसे एटीएम मशीन होती हैं, एटीएम मशीनों के पास या एटीएम मशीन के ऊपर ही कई बार आप एटीएम में अगर कभी लेन देन करने के लिए गए हों तो आप देखे होंगे एटीएम मशीन में या एटीएम मशीन के पास सुरक्षा की दृष्टि से उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो लिखो उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग एटीएम मशीनों के पास सुरक्षा